हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आपको छोटा सा नन्हा से प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। उसके बेसिस पर आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो समझो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा मैंने सप्लायर लिखा है, डीलर लिखा है, मैन्युफैक्चरर लिखा है। तो मार्केट में बहुत सारे सप्लायर होते हैं, बहुत सारे डीलर होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनगिनत बिजनेसमैन होते हैं। तो जिनका काम क्या रहता है, सप्लाई करना। क्या सप्लाई करते हैं मार्केट में? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। बराबर। इनका काम ही वही है कि मार्केट में गुड्स को सप्लाई करना या सर्विसेज को सप्लाई करना। सप्लाई मतलब सेल करना। सब मार्केट में लोग सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज सेल किसको करते हैं? ऑफ कोर्स कस्टमर को सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जब कस्टमर को ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे, तो क्या सारे के सारे सप्लायर, क्या सारे के सारे डीलर, क्या सारे के सारे मैन्युफैक्चरर के पास ये पावर है कि हर किसी कस्टमर से वो लोग जीएसटी कलेक्ट कर सके या वसूल कर सके? वापस एक बार बोल रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। किसको सप्लाई करते हैं? कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो क्या सारे के सारे सप्लायर के पास ये पावर है कि हर किसी बंदे से या फिर हर किसी कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सके, कलेक्ट कर सके? तो इसका जवाब है ना। तो सारे के सारे सप्लायर, सारे के सारे डीलर या मैन्युफैक्चरर के पास ये पावर नहीं है कि वो सारे के सारे कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सके। तो जीएसटी कौन वसूल कर सकता है? तो जीएसटी वसूल करने के लिए या फिर जीएसटी कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए कंडीशन बना के रखा है। तो जो बंदा इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, या फिर जो डीलर या सप्लायर इस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, इस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, तो उसके पास ये पावर आ जाएगा कि वो कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सकता है। पावर मतलब इसको लाइसेंस दे दिया जाता है कि अब आपको ये लाइसेंस दिया जाता है, जब आप कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है? तो गवर्नमेंट ने जो कंडीशन बना के रखा है ना, गवर्नमेंट ने जो कंडीशन बना के रखा है, वो कंडीशन प्लेस के हिसाब से बना के रखा है। प्लेस के हिसाब से। अब प्लेस के हिसाब से कैसे क्या हो सकता है? तो आप लोग ऐसा समझो कि जैसे कि हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। तो हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी बना के रखा है प्लेस के हिसाब से। एक को समझो अदर स्टेट, जो महाराष्ट्र है वो अदर स्टेट में आएगा। और दूसरा होता है स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स का मतलब होता है कि जितने भी ईस्ट साइड में, जैसे समझो कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है। ये है इंडिया का मैप। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाता है? नॉर्थ। नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ। और इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो जितने भी नॉर्थ स्टेट है, मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट स्टेट में जितने भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनका जो टर्नओवर होता है या फिर उनका जो धंधा पानी होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए जो कंडीशन बना के रखा है, वो अलग क्राइटेरिया सेट करके रखा है। तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में जितने भी स्टेट्स आते हैं, उनको स्पेशल स्टेट के दर्जा मतलब कैटेगरी में रखा है। इन सब के अलावा बाकी यहाँ पे वेस्ट में और साउथ में जितने भी स्टेट है, आप लोग समझ सकते हैं कि वो अदर स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। सर नहीं समझा? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ स्पेशल स्टेट के बारे में, स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आता है मणिपुर। तीसरा आता है मिजोरम। चौथा आता है त्रिपुरा। पांचवा आता है नागालैंड। तो शायद आपको क्लिक होता रहेगा ये जो मैं आपको नाम समझा रहा बता रहा हूँ। मतलब ईस्ट 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 साइड में और नॉर्थ साइड के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। बाकी इनके अलावा अदर स्टेट में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया। मतलब जितने भी स्टेट बच गए, ये स्पेशल स्टेट में कुछ 10-11 नाम है, मैं आपको बाद में लिख के दे दूंगा। तो 10-11 स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट बच गए, वो सारे के सारे स्टेट कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? अदर स्टेट में आएंगे।
तो जैसे भी हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र अदर स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके। तो अदर स्टेट के लिए रूल अलग है और स्पेशल स्टेट के लिए रूल अलग है। ठीक है, तो रूल क्या है मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी क्राइटेरिया है, मतलब गुड्स के लिए अलग कंडीशन है और सर्विसेज की अलग कंडीशन है। तो फिलहाल मैं अभी आपको फॉर गुड्स का कंडीशन बता रहा हूँ। तो गुड्स के लिए कंडीशन क्या है? तो इसका कंडीशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी रुपीज 40 lakhs और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब हमारी फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो हमारा टोटल सेल्स 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए इन फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि अप्रैल से लेके मार्च, जो भी हमारा साल करंट ईयर जो चालू है, तो अप्रैल से लेके जो मार्च का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जिस दिन भी 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा का अगर बिजनेस हो गया, उस दिन से आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा, वो भी 30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज। फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आपके पास ये पावर आ जाएगा कि आप कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। देखो वापस एक बार बता रहा हूँ, मैं अभी जो कंडीशन बता रहा हूँ ना फॉर अदर स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। और अदर स्टेट में भी कैटेगरी है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो पहले मैं आपको गुड्स का कंडीशन बता रहा हूँ कि किसी भी बिजनेसमैन का या सप्लायर का, डीलर का, कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा। वो भी कौन से साल में? फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी चालू है अप्रैल से लेके मार्च के बीच में। तो समझो कि मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिखता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है। तो समझो कि मैंने अप्रैल में 5 लाख का मेरा टर्नओवर है, मई में समझो कि मेरा 10 लाख का टर्नओवर हुआ, फिर जून में समझो 3 लाख, फिर जुलाई में समझो 5 लाख, फिर अगस्त में समझो 8 लाख, सितंबर समझो 2 लाख। अब ये सबको अगर मैं ऐड करूँ तो 8 to 10, ये 10 कितना हो गया? 20, 20 और 5 ये कितना हो गया? 33। चलो और ले लेते हैं, अक्टूबर में 5, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। अब टोटल मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और ये हो गया 10, ये दोनों हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया ओवरऑल 40। तो यहाँ पे 40 लैक्स, मतलब दिसंबर तक मैं 40 लैक्स तक पहुँच गया। तो ये मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है। मतलब मैंने अप्रैल में 5 लाख का सेल किया है, मई में मैंने 10 लाख का सेल किया है, जून में 3 लाख का, जुलाई में 5 लाख का, अगस्त में 8 लाख, सितंबर में 2 लाख, ऐसा करके दिसंबर तक मैंने 1 लाख तक का यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब ये सारे के सारे सेल को एक साथ ऐड कर दो, तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का टोटल सेल्स आपको मिल जाएगा 40 लाख रुपए बराबर। अगर एक बार आपका 40 लाख का क्राइटेरिया सेट हो, तो एक बार हमारा 40 लाख का क्राइटेरिया अगर सेट हो गया, तो उसके बाद से मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि जीएसटी में मुझे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 30 दिन के अंदर। और एक बार मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर अगले साल मेरा 40 लाख का टर्नओवर रीच हो या नहीं हुए, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये पावर आ जाएगा कि मैं हमेशा हर टाइम कस्टमर से जीएसटी वसूल कर पाऊंगा। तो ये आपको क्राइटेरिया है, आपको याद रखना है फॉर गुड्स के लिए। ओके। और स्पेशल स्टेट के लिए क्या है? 20 लैक्स, वहाँ पे बिजनेस थोड़ा कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20 लैक्स के क्राइटेरिया रखा है। मतलब उनका एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी रुपीज़ 20 लाख और मोर होना चाहिए इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब उनके फाइनेंशियल ईयर में उनका टोटल सेल्स कितना होना चाहिए? 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा। अगर ये सारे के सारे स्पेशल स्टेट अगर वो रीच कर लिए, तो फिर उनको जीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर स्पेशल स्टेट्स में क्या क्या आता है और एग्रीगेट टर्नओवर में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल स्टेट्स। तो स्टेट्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरा आता है मणिपुर। मणिपुर। तीसरा आता है मेघालय। चौथा आता है मिजोरम।
पांचवा आता है नागालैंड। फिर 6 नंबर पे आता है पुडुचेरी। फिर 7th नंबर पे आएगा सिक्किम। 8 नंबर पे है तेलंगाना। तेलंगाना। कुछ कुछ यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसको एवरी ईयर गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो स्टेट भी चेंज होता रहता है। फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड। एंड लास्ट जो है वो केरला। तो केरला का एक ऐसा साउथ स्टेट है जो आज तक, जब से जीएसटी लागू हुआ है, आज तक अपने ओल्ड ही कंडीशन को उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। मतलब 20 लाख का ही क्राइटेरिया उन लोगों ने सेट करके रखा है। मतलब पहले ही जो क्राइटेरिया होता था वो 20 लाख का होता था, बट धीरे 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 वो 40 लाख रुपीज़ हो गया। लेकिन केरला ने अब तक अपने वेबसाइट पे ये चेंज ही नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख ही है। तो ये कुछ 11 स्टेट है जो आपको याद रखना है, स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। और बाकी जितने भी स्टेट बच गए वो अदर स्टेट में आ जाएंगे। अदर स्टेट। तो अदर स्टेट्स में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको वही बताया। जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। मतलब इन स्टेट के अलावा बाकी जितने भी स्टेट रहेंगे उनके लिए कंडीशन क्या है। मतलब इनके लिए 20 लाख का कंडीशन है। मतलब इन लोगों के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा। 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा। और इन लोगों के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लैक्स और मोर। ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेंगे हम लोग। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सबसे पहले इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज। अब ये टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, तो मार्केट में जितने भी गुड्स में डील की जाती है ना, तो उसमें से कुछ ऐसे गुड्स रहते हैं जिनके ऊपर कोई किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में से एग्स परचेस करते हो, फ्रूट्स परचेस करते हो, वेजिटेबल्स परचेस कर वेजिटेबल परचेस करते हैं, फूड ग्रेन हम लोग परचेस करते हैं, मिल्क हम लोग परचेस करते हैं। तो ये जितनी भी आइटम है ना, ये सारी की सारी जो चीज़ें ना यहाँ पे, ये सारी की सारी नॉन टैक्सेबल आइटम है। मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं एग्जाम सप्लाई भी बोल सकते हैं, या नॉन टैक्सेबल आइटम। इनके अलावा बाकी जितनी भी गुड्स हैं और आप उनके ऊपर टैक्स पे करते हो, तो आपका टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ट्यूबलाइट के ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। फैन के ऊपर, एसी के ऊपर, टीवी के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर, मतलब तमाम ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, वो हो जाता है टैक्सेबल सप्लाई। तो इन सबको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आपका टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको टैक्सेबल सप्लाई लेना है, प्लस आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई लेना है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स अप्लाई नहीं किया जाता, मतलब गवर्नमेंट ने उनको एग्जम्पशन की लिस्ट में रखा है, लेकिन क्या पता कब कल को गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया तो उन एग्जाम सप्लाईज को टैक्सेबल की कैटेगरी में भी लेके आ सकती है। मतलब जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि एग्जेम्प्ट का मतलब ही होता है नॉन टैक्सेबल। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन, मिल्क, यहाँ पे जो भी आपको एग्जांपल दिए हैं, ये सब उस कैटेगरी में आता है। प्लस एक्सपोर्ट। मतलब मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया से बाहर का जापान में गुड्स को सेल कर रहा हूँ, या फिर अमेरिका में गुड्स को सेल कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट को भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाता है। प्लस एंड लास्ट होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाईज। तो जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है उन सबको भी ऐड कर दे। तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ समझो गुजरात या बिहार में या राजस्थान में या यूपी में। तो ये जो मेरा हो जाएगा वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तो इन सबको इंटर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो
इन सबको ऐड करके जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा, या 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा। तो अगर उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर लोगे तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको समझाया बताया, ये था गुड्स का केस, गुड्स वाले केस में। अब हम लोग समझेंगे फॉर सर्विसेज के लिए कंडीशन अलग है। फॉर सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिए कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या बना के रखा है? तो कंडीशन कुछ इस तरह है। कंडीशन मतलब उस कंडीशन में भी मैं आपको प्लेस के हिसाब से बता सकता हूँ कि प्लेस के हिसाब से, मतलब अगर अदर स्टेट वाला है तो उसके लिए रूल अलग है, और स्पेशल स्टेट में जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए रूल्स अलग हैं। तो जो अदर स्टेट में रहता है उनके लिए रूल कुछ इस तरह है कि एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹20 lakhs or more in financial year। मतलब मेरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी होगा। जैसे सर्विसेज, सर्विसेज मतलब आपको तो पता ही है, जैसे कोचिंग वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंक वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ पे आप लोग सर्विस को कंज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं कोचिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमारा कोचिंग का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग बच्चे लोग को सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे साल भर का टर्नओवर समझो 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये पावर आ जाएगा कि हम स्टूडेंट से जीएसटी वसूल कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अगर कस्टम जैसे मैं बोलूँ कि स्टूडेंट की फीस है समझो ईयरली 20,000, ठीक है, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इजीली 40 lakhs 50 lakhs हो जाता है आराम से एवरी ईयर, तो मैंने जीएसटी में मेरे को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए अगर बच्चों का फीस अगर 20,000 है और सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो 18% होता है, तो 20,000 के ऊपर अगर मैं 18% जीएसटी अप्लाई करूँ तो 3,600 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरे स्टूडेंट से 23,600 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, फीस चार्ज करना पड़ेगा। मतलब मैंने जो सर्विस प्रोवाइड किया उसका 20,000 प्लस उस सर्विस के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 3,600। तो ओवरऑल आपको 23,600 पे करना पड़ेगा। तो जिसमें से 20,000 तो मैं खुद रख लूंगा और 3,600 गवर्नमेंट को जाके मैं पे कर दूंगा। ऐसा होता है। तो सर्विसेज में जो भी डील करेगा उसके लिए कंडीशन वही है। अदर स्टेट में रहेगा तो 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा। अगर स्पेशल स्टेट में अगर बंदा रहता है तो रूल वही है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹10 lakhs और मोर, 10 lakhs और मोर। 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होगा तो उनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं ना जो गुड्स में भी डील करते हैं, फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, मतलब समझो बोथ। तो जो बंदा गुड्स में भी डील करता है सर्विसेज में भी डील करता है, दोनों टाइप की चीज़ों में अगर इंसान डील कर रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट ने कंडीशन कुछ और बना के रखा है। कुछ कंडीशन वही नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ऐसा है। तो कंडीशन क्या है, वही है। तो गुड्स एंड सर्विसेज में भी कंडीशन वही है, स्पेशल स्टेट एंड अदर स्टेट। तो अगर स्पेशल स्टेट होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होएगा, वो है ₹10 lakhs और मोर। अगर अदर स्टेट रहेगा तो ₹20 lakhs और more। दोनों केस में सेम सेम, अगर दोनों में डील करते हैं। लेकिन आपको सर्विसेज के केस में याद रखना है कि जो स्पेशल स्टेट होते हैं ना वो कुछ ही होते हैं यहाँ पे। मतलब गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने अलग करके रखा है एंड सर्विसेज के केस में अलग रख करके रखा है। तो सर्विसेज के केस में आपको 4 ही स्टेट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम,
तीसरा है नागालैंड एंड चौथा है त्रिपुरा। ये चार स्टेट है ना जो स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों स्टेट के लिए आपको 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा देखना है। बाकी इन चार स्टेट के अलावा बाकी जितने भी स्टेट आपको नज़र आएंगे ना वो अदर स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उनके लिए कंडीशन 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा है। अगर स्पेशल स्टेट में है तो 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा। अगर गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करते हैं तो स्पेशल स्टेट के लिए 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा, या फिर 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा अदर स्टेट के लिए। बस ये याद रखना है। बट सर्विसेज की केस में चार ये स्टेट है बस। लेकिन अगर गुड्स की केस में देखेंगे तो ये अलग 11 स्टेट है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर गुड्स। तो गुड्स की केस में ये लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट रखनी है। तो क्या सर ये नाम याद रखना पड़ेगा, मतलब स्पेशल स्टेट के नाम थोड़ी से जहन में रख लेना, बाकी तो क्वेश्चन में तो हमें सीधा सीधा लिख के ही दिया रहेगा कि जी ये जो डीलर है, ये जो सप्लायर है वो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, कहाँ का है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख के दे तो समझ जाना कि महाराष्ट्र का ही होगा और कहाँ का होगा। ठीक है। तो अभी इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम लोग वही सीखेंगे समझेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर इसके बेसिस पर आपको एक दो सम कराता हूँ, तो आपके मन में जितने भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे लिख के दिया है कि मिस्टर के इज अ न्यू डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ऑन विच डे ही विल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि वो बंदा किस दिन से ये लायबल हो जाएगा कि उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा या वसूल करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कुछ ट्रांजेक्शन का डिटेल लिख के दिया है, डेट सीक्वेंस में लिख के दिए अप्रैल में एंड सितंबर तक का लिख के दिया डेटा। तो टैक्स परचेस उसने किया, टैक्सेबल गुड्स परचेस किए और टैक्स फ्री गुड्स कब कब परचेस किया उसका डेटा यहाँ पे लिख के दिया है। सेल्स के केस में लिख के दिया कि उसने कब कब टैक्सेबल सेल किया है और कब कब टैक्स फ्री सेल्स किया है, तो उसके बारे में पूरा डेटा लिख के दिया। अब इस पूरे डेटा की बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस दिन से ये बंदा लायबल हो जाएगा जीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ आपको, बट क्वेश्चन ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे परचेस का डेटा लिख के दिया और यहाँ पे सेल्स का डेटा लिख के दिया, किस तारीख उसने कितना क्या परचेस किया, कितना सेल किया, ये सब यहाँ पे लिख के दिया है। अब इसको सम कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे नेम ऑफ डीलर। नेम ऑफ डीलर। तो मेरे डीलर का नाम क्या है, मिस्टर के। मिस्टर के, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा था ना, तो क्वेश्चन में ये लिख के नहीं दिया है कि वो डीलर कौन से स्टेट का है। गुजरात का है, राजस्थान का है, केरला का है, या महाराष्ट्र का है, किसका है। कुछ नहीं लिख के दिया है, तो आप लोग जिस स्टेट में रहते हो आपको उसी स्टेट को क्या करना है, कंसिडर करना है। आपको क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ कि स्टेट लिख के दिया था कि नहीं लिख के दिया था। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ ये लिखा कि मिस्टर के इज अ न्यू डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच डे ही विल बी लाइबल टू गेट रजिस्टर, बस। बाकी कुछ ये मेंशन नहीं है कि कौन से स्टेट का है। तो अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि मिस्टर के महाराष्ट्र का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेम ऑफ डीलर लिखा मिस्टर के महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मुझे बताओ कि बच्चे लोग कौन से कैटेगरी में आता है, अदर स्टेट में आएगा, स्पेशल स्टेट में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है कुछ नहीं लिख के लिया है, तो समझ जाना कि गुड्स का ही केस है। ठीक है। तो महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र 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 मतलब अदर स्टेट में आ गया। तो अदर स्टेट के लिए रूल क्या है, 40 लैक्स। और स्पेशल स्टेट के लिए तो 20 लैक्स, मैंने ऑलरेडी जो लिख के दिया है। तो 40 लैक्स या फिर 40 लैक्स से ज़्यादा होना चाहिए उनका एग्रीगेट टर्नओवर, बस। तो वही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उनका कंडीशन लिख दूंगा। तो नंबर 2 पे मैं लिखूंगा कंडीशन। तो कंडीशन क्या लिखूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी रुपीज
40 lakhs or more in financial year. ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में आप लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमें कैसे मिलता है? तो इसका फॉर्मूला है टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। ये सबको ऐड करेंगे तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। तो ये नंबर 2 पे आपको लिखना है। फिर नंबर 3 पे मैं लिखूंगा कंपुटेशन, मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डेट लिख के दिया, इसलिए मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, टैक्सेबल सेल्स लिखना है, टैक्सेबल सेल्स। फिर आपको लिखना है टैक्स फ्री सेल्स या नॉन टैक्सेबल सेल्स। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी लिख के दिया रहेगा, तो एक्सपोर्ट का भी कॉलम हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तो चलो ठीक है, समझाने के हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो आप लोग एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे ऐसा कॉलम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक्सपोर्ट का कॉलम एक्सपोर्ट किया नहीं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करा, अगर होता तो मैं उसका भी कॉलम बना दिया। तो टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्री सेल्स, फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगा टोटल सेल्स, फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव सेल्स। बस, तो ये 4 कॉलम आपको यहाँ पे बनाना है। जस्ट मिनट। तो यहाँ पे तो मैंने टैक्सेबल टोटल सेल्स लिखा और यहाँ पे क्यूमुलेटिव सेल्स लिखा। तो डेट, टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स, टोटल सेल्स, क्यूमुलेटिव सेल्स। अब सीक्वेंस की, डेट के सीक्वेंस के हिसाब से मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए जाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन में परचेज का भी डेटा लिख के दिया और सेल्स का भी डेटा लिख के दिया, देखो यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जब सॉल्व करें तो यहाँ पे परचेस, टैक्सेबल परचेस लिख के दिए, टैक्स फ्री परचेस लिख के दिया। तो आपको परचेस का डेटा लेना ही नहीं है, हम लोग को जो एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। तो टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाला डेटा यूटिलाइज करना है एग्रीगेट टर्नओवर को निकालते समय। इसलिए परचेस वाला कॉलम आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा, ताकि बच्चे लोग उसको यूज़ करके सम को गलत कर दे। बट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि परचेस का कोई भी डेटा लिख के दिया रहेगा, आपको उसको इग्नोर करने का है। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा लेना है, सेल्स वाला। तो सेल्स में जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको लेना है। तो यहाँ पे टैक्सेबल और टैक्स फ्री, तो ये दोनों को लेके मैं सबको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहली तारीख है 2/4/2022 को टैक्सेबल सेल्स तो कुछ भी नहीं है, टैक्स फ्री सेल्स भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल सेल्स भी कुछ भी नहीं होगा और क्यूमुलेटिव सेल्स भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर 4/4/2022 को हमने टैक्सेबल सेल्स किया है 16 लाख का, तो मैं 16 लाख लिख दूंगा। और टैक्स फ्री मेरा सेल्स है 1,40,000 का, तो 1,40,000 लिखूंगा। अब टोटल सेल्स में क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। तो 16 लाख प्लस 1,40,000, तो ये आ जाएगा 17,40,000। ठीक है, क्यूमुलेटिव में आपको बाद में समझाता हूँ, ये हो गया। फिर फोर्थ के बाद आता है फिर 11 अप्रैल 2020, समझ जाना। तो यहाँ पे 5 लाख का टैक्सेबल सेल्स है और 11 लाख रुपीज़ का टैक्स टैक्स फ्री सेल्स। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 16 लाख। तो जैसा सीक्वेंस में आपको चलना है, तो 11 में, फिर 20 अप्रैल, वापस सेम 22 समझ जाना आप लोग। तो मैंने 1 लाख, जस्ट मिनट यार, 4 20, अभी तो 20 हाँ। तो 1 लाख का मेरा टैक्सेबल सेल्स है एंड 4 लाख का मेरा टैक्स फ्री सेल्स है। दोनों को ऐड करूँ तो ये 5 लाख से जाएगा। फिर 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, तो टैक्सेबल सेल्स तो कुछ नहीं है और टैक्स फ्री सेल्स भी कुछ नहीं, तो ये टोटली भी डैश हो जाएगा। फिर 2 मई 2022 को, 2 मई को है 5 लाख का टैक्सेबल सेल्स है और 1,50,000 का टैक्स फ्री सेल्स है। दोनों को ऐड करूँ तो 6,50,000 का मेरा टोटल सेल्स हो जाएगा। फिर 11 मई
को मैंने 1 लाख का मेरा टैक्सेबल सेल्स है और 3 लाख का मेरा ये है, टोटल मिला के 4 लाख हो जाएगा। फिर 20 मई को वापस मेरा 50,000 का टैक्सेबल सेल्स है एंड 15,000 का टैक्स फ्री सेल्स है। दोनों को ऐड करूँगा तो 65,000 हो जाएगी। फिर 31 मई को 10 लाख का टैक्सेबल सेल्स है एंड 10,000 मेरा टैक्स फ्री सेल्स है। दोनों को ऐड करूँगा तो 10 लाख 15,000 मेरा सेल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 1 सितंबर को मैंने 20,000 एंड 3,20,000, ओवरऑल 3,40,000 ये आ जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल 3 सितंबर तो 2 लाख का मेरा टैक्सेबल सेल्स है एंड 30,000 का मेरा टैक्स फ्री सेल्स है। तो टोटल मिला के 2,30,000 मेरा ये आंसर आ रहा। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें सिर्फ टैक्सेबल सेल्स को ही रिकॉर्ड किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो देखो ये क्वेश्चन नंबर ये एफ आया है, तो 16 लाख 1 लाख 45 लाख ऐसा करके जैसा ये लिख के दिया था उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैंने ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, सिर्फ सेल्स वाला हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उसको क्यूमुलेटिव निकालूंगा। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाता है, जो पहले से क्यूमुलेटिव मतलब टोटल सेल्स होता है, टोटल होता है। तो पहला जो होगा उसको एज इट इज लिखने का। तो 17,40,000 ये मैंने लिख दिया। अब उसके अंदर नेक्स्ट ईयर ऐड कर दूंगा तो 17,40,000 में 60 लाख अगर मैं ऐड करता हूँ तो 33,40,000 आ जाएगा। ओके, और इस 33 में यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। फिर 33 लाख में 5,000 अगर मैं ऐड करूँ तो 38,40,000 हो जाएगा। फिर इसमें तो ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो ऐड करूँगा तो एज इट इज़ हो जाएगा, 30,40,000 आ जाएगा। फिर उसमें नेक्स्ट ईयर का 6,50,000 अगर मैं ऐड करूं तो 44,90,000 आ जाएगा। उसमें नेक्स्ट अगर मैं ऐड करूं तो 48,90,000 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट 65,000 अगर मैं ऐड करूं तो 49,55,000 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट 10,15,000 अगर मैं ऐड करूं तो 59,65,000 आ जाएगा। 67, फिर इसमें 3,40,000 अगर मैं ऐड करूं, नेक्स्ट 3,40,000 तो 63,000, 63,05,000 आ जाएगा। नेक्स्ट 30,000 तो 66,35,000 आ जाएगा। तो इससे मैंने सारे के सारे ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव के ऊपर फोकस करना है। तो क्राइटेरिया क्या देखो कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा। 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा। तो एक बार चेक कर लो कि 40 लाख या 40 लाख से ज़्यादा कौन से महीने में हो रहा है। तो 17 लाख, 33 लाख, 38 लाख, 30 लाख, ये देखो यहाँ पे 44,90,000 यहाँ पे हो रहा है। देखो 44,90,000, मतलब इसके अंदर मेरा 40 लाख कवर हो जाएगा। बस इस डेट को मैं क्या करूँगा, मार्क कर लूँगा। मतलब मैं इस दिन से एलिजिबल हो जाऊंगा कि जीएसटी में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब 2 मई 2002 से मैं लायबल हो जाऊंगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि 2 मई को मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर कितना रीच हो गया, 44,90,000। और कंडीशन बोलता है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर जिस दिन 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगा उस दिन आप लायबल हो जाओगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मेरा तो कंडीशन फुलफिल हो गया, राइट। देखो ना यहाँ पे 44,90,000 आता है, जिस दिन आएगा वो मार्क कर लेने का बस। तो 2 मई से आप एलिजिबल होगा। बस अब मैं इसका क्या करूँगा, कंक्लूजन आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये अब मैंने जैसे सॉल्व कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख के दिखाता हूँ। तो कंक्लूजन
लास्ट, ये फोर्थ नंबर पे। तो from computation it is clear that it is clear that कौन है, मिस्टर के ना, he satisfied condition on 2nd May 2022, so he will be liable to get register under GST लॉ। बस इतना लिख दिया, आपका काम हो गया। और इस तरह आपकी झोली में 10 से 15 मार्क्स आ जाएगा। 10 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। तो आपको वही लिखना है, पहला नेम ऑफ सप्लायर लिखना है, नेम ऑफ डीलर लिखना है, जो लिख के दिया है वो मैंने फॉलो कर दिया। फिर आपको कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब अदर स्टेट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹40 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। अगर स्पेशल स्टेट होगा तो 20 lakhs और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ले सकते हो, तो ये फॉर्मूला आप बना के लिख सकते हो। तो टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जिम सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटर स्टेट सप्लाई, उसी के नीचे आपको लिख देना है। फिर कंपटीशन आपको करके दिखाना है, बट कंपटीशन में आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड है। सेल से रिलेटेड मतलब टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स, एक्सपोर्ट, ये जितने भी आप लोग सेल करोगे ना वही आपको लेना, ना ही आपको इंपोर्ट लेना है, ना ही आपको परचेस वाला कोई डेटा लेना है, कुछ नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा उसको यूटिलाइज करना। तो मैंने कॉलम बनाया, डेट, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्री सेल्स, टोटल सेल्स, क्यूमुलेटिव सेल्स। अगर एक्सपोर्ट होता तो मैं इसको एक्सपोर्ट को भी यहाँ पे कॉलम बना के इसको सॉल्व करता है ऐसा। और फिर इसमें कैलकुलेशन कर देने का जो जो रहेगा। तो टैक्सेबल सेल्स लिखा, टैक्स फ्री सेल्स लिखा, दोनों को ऐड किया, टोटल सेल्स मिलेगा। फिर उसी का फिर क्यूमुलेटिव सेल्स निकालने का। और क्यूमुलेटिव के बेसिस पे आपको देखने का कि 40 लाख कहाँ पे कवर हो रहा है, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा। तो पता चला कि 44,90,000 सेकेंड में को कवर होगा, तो उस दिन से ये बंदा लायबल हो जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बस सबको ऐसा करना, फिर बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो आप लोग कंक्लूजन अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है। नहीं लिख समझ में आ रहा है तो ये आप लोग लिख देना। आई होप आपको समझा रहेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, जो बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कैसे करना है। तो मिस्टर आनंद एंड कंपनी इज अ कैरिंग अ बिजनेस इन मुंबई। ओके, तो बंदा मुंबई का है, ऑफ अ सेलिंग ग्रोसरीज। तो अब मुंबई आ गया, तो मुंबई कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो आपको महाराष्ट्र का कंडीशन देखना है, ठीक है। सेलिंग दी ग्रोसरी बेचता है, ग्रोसरी का मतलब होता है गुड सेल कर रहा है। द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन, इतनी तारीख को उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड हिज टर्न ओवर इज एज फॉलोज, आर दे लाइबल टू ऑप्टेन दी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब ले सकते हैं, कर सकते हैं। एंड इफ यस फ्रॉम वैन, तो अगर वो एलिजिबल है तो कब से है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ट्रांजेक्शन का डेटा लिख के दिया। तो टैक्सेबल सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसने टैक्सेबल सप्लाई किया, एक्सपोर्ट सप्लाई किया और एग्जिम सप्लाई किया। तो देखो ये क्वेश्चन में तीनों चीज़ें कवर हो गई है। मतलब आपका टैक्सेबल सप्लाई भी आ गया, एक्सपोर्ट सप्लाई भी आ गया और एग्जिम सप्लाई भी आ गया। तो कौन सी तारीख उसने क्या क्या किया वो सब लिख के दी, पीछे भी है। और पीछे भी हमें लिख के दिया है यहाँ पे 10th मार्च और ये सब। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको कॉलम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको सम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, पहले आपको लिखना है नेम ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर का नाम क्या है, MS आनंद एंड कंपनी, जो कहाँ पे है, मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र मतलब अदर स्टेट हो गया। तो अदर स्टेट के लिए कंडीशन क्या होता है, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा, है ना। तो कंडीशन लिख देंगे, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹40 lakhs
lakhs or more in financial year। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका कंप्यूटेशन करेंगे। कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डेट लिख के दिया तो डेट लिखा। फिर हमें यहाँ पे टैक्सेबल टैक्सेबल सप्लाई लिखना है, सप्लाईज। फिर बाद में हमें एक्सपोर्ट भी लिख के दिया है तो एक्सपोर्ट सप्लाई आ जाएगा। ओके। फिर बाद में एग्जेम सप्लाई भी लिख के दिया है तो एग्जेम सप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है। फिर बाद में हमें यहाँ पे अपना टोटल सेल्स आ जाएगा, टोटल सेल्स या टोटल सप्लाई। फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव सप्लाई, क्यूमुलेटिव सप्लाईज। अब यहाँ पे सप्लाई लिखा तो सप्लाई कर देता हूँ, इसको भी सप्लाई कर देना बस। तो इस तरह आपका कॉलम आएगा। एक मिनट अब। ठीक है, अब आपको दिखता होगा अच्छे से। तो यहाँ पे कॉलम थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट था। टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, टैक्स, टोटल सप्लाई एंड क्यूमुलेटिव सप्लाई। तो सीक्वेंस में चलेंगे। तो सबसे पहला है 28 Feb 2023। टैक्सेबल सप्लाई 3,14,000। एक्सपोर्ट सप्लाई है 8,12,400। एग्जाम सप्लाई 21,000। तीनों को बाद में ऐड कर लूँगा मैं, पहले लिख लेता हूँ ऐसा। फिर 6 मार्च 2023 को एग्जाम टू टैक्सेबल सप्लाई 3,04,000, एक्सपोर्ट नहीं है, एंड 32,000। फिर 7 मार्च 2023 2,85,000 का टैक्सेबल सप्लाई है, एक्सपोर्ट नहीं है, एंड 18,000 का एग्जाम सप्लाई है। फिर देन 8 मार्च 2023 3,72,000 डैश और ये 16,000। फिर 9 मार्च 2023 5,92,000 का टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट नहीं, एंड 1,12,000। ये जो था मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट देखूँ तो 10 मार्च 2023 को 3,12,000 का मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया है और ये भी कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट एंड 11 मार्च 2023 को टैक्सेबल सप्लाई है 1,80,000, लिख दिया, और ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है 1,15,000। तो जैसा लिख के दिया था मैंने वैसा पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे कॉपी कर लिया, समझा? सही क्वेश्चन नहीं है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने तो ऑलरेडी जैसा कॉलम था मैंने वैसा बना लिया, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल सप्लाई चाहिए। तो टोटल सप्लाई में क्या करूँगा, तीनों को प्लस कर दूंगा। मैं तीनों को प्लस करके आपको दिखाता हूँ। तो पहला है 13,14,000 प्लस 8,12,400 प्लस 21,000। तो मेरा आंसर आता है 11,47,400। फिर इसमें नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करता हूँ, 3,04,000 प्लस 32,000। तो ये आंसर आता है 3,36,000। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 3,36,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, 2,85,000 प्लस 18,000। तो ये आ जाएगा 3,03,000 एंड देन 3,72,000 प्लस 16,000। तो अगर मैं ऐड करता हूँ ये आता है 3,88,000। देन 5,92,000 प्लस 1,12,000 तो आता है 7,04,000। अब ये तो सिंगल ही, तो इसमें वो कुछ आने का सवाल ही नहीं उठता है। 3,12,000 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये सेम ही आएगा। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो 1,80,000 प्लस 1,15,000 तो आता है 2,95,000। बस, तो ये मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इन तीनों को मैंने प्लस करके यहाँ पे लिखा, इन दोनों को प्लस करके
ऐसा करके सब टोटल मार के यहाँ पे लिख दिया। अब क्यूमुलेटिव में आपको क्या करना है कि पहला जो रहता है एज इट इज़ वैसे ही लिखने का रहता है। तो 11,47,400 और उसमें ऐड करता हूँ मैं 11,47,000 प्लस 3,36,000। ऐड करूँगा तो 14,83,000 आता है। उसमें ऐड करूँगा 3,03,000 तो आंसर आएगा 17,86,000। फिर इसमें नेक्स्ट ऐड करूँगा 3,88,000 तो आंसर आएगा 21,74,000। फिर ऐड करूँगा 7,04,000 तो आएगा 28,78,000। फिर इसमें ऐड करूँगा 3,12,000 तो आंसर आएगा 31,90,000। फिर ऐड करूँगा 2,95,000 तो आंसर आता है 34,85,000। तो रूल के हिसाब से इसका कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई भी मन में कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। पर रूल क्या है, 40 लाख या फिर 40 लाख से ज़्यादा आपका एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। बट इसका एग्रीगेट टर्नओवर तो कितना हो रहा है, 34,85,000 ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये बंदे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसका कंक्लूजन आपको लिख के दिखाता हूँ। तो कंक्लूजन इधर लिख देता हूँ। तो कंक्लूजन, तो from computation it is clear that MS Anand and company does not satisfy basic condition, so he will not be liable to get register under GST law। बस इतना लिख दिया और इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझा रहेगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं। आई होप आपको समझा रहेगा।